तो ये क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। ठीक है, देखो हमारा भारत जो है वो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। ठीक है ना, डाइवर्सिटी का मतलब हमारे भारत के जो लोग हैं उनका सबका डिफरेंट तो कल्चर है। ठीक है ना, तो ये देखा गया है कि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है। इस तरीके की डाइवर्सिटी वाले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहा होगा। ठीक है ना, कब? मिडल एज में। मिडल एज मतलब कि मिडल वर्ल्ड इंडिया के पार्ट में। ठीक है, अब इनसे जो प्रोड्यूसर्स थे यानी जो मुग़ल थे उन्होंने अपना एम्पायर बनाया। ठीक है ना, एम्पायर बनाया, वो बहुत छोटे से टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने ये काम कर दिखाया। उसके बाद में 16th सेंचुरी के हाफ में उन्होंने अपना जो किंगडम था वो एक्सपेंड करा आगरा और दिल्ली तक। फिर जब वो 17th सेंचुरी तक आ गए तो उनका जो कंट्रोल था वो ऑलमोस्ट नियरली सब कॉन्टिनेंट तक हो गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, अपना गवर्नेंस करने का आइडिया है, वो सब भी उन्होंने यहाँ पर फॉलो करा। पॉलिटिकल लीगेसी फॉलो करी, यानी कि सक्सीडिंग रूलर। पॉलिटिकल लीगेसी मतलब फिर खुद बने, फिर उनका बेटा बना राजा, फिर उनका बेटा राजा बना। ठीक है ना, उसके बाद में आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कहाँ से इंडिपेंडेंस डे पर जो एड्रेस करते हैं पूरे भारत को, कहाँ से करते हैं? दिल्ली के रेड फोर्ट से। ठीक है ना, रैम्पार्ट यानी दिल्ली के रेड फोर्ट पे प्लेस है, ऊंचाई सी पे, उसे रैम्पार्ट बोला जाता है। वहाँ से वो क्या करते हैं? आज़ादी वाले दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन और रिपब्लिक डे वाले दिन हमको एड्रेस करते हैं, पूरे इंडिया को एड्रेस करते हैं। तो ये किसका रेजिडेंस था? मुग़ल एम्परर का रेजिडेंस था। ठीक है, आगे देखते हैं मुगल्स कौन थे। तो मुग़ल जो थे वो दो ग्रेट वंशजों के रूलर थे। वो मदर की साइड से तो चंगेज़ खां, जेंगिस खां बोला जाता है इसको, जेंगिस खां की तरफ से थे, यानी मदर साइड से तो वो जेंगिस खां की तरफ से थे। जेंगिस खां जिसकी डेथ 1227 में हो गई थी। और फादर की साइड से वो मंगोल रूलर की तरफ से, मंगोल रूलर वो जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया पे रूल किया था। सेंट्रल एशिया चाइना पे रूल करने वाले मंगोल रूलर की तरफ से वो फादर की तरफ से थे, है ना। और जिनके सक्सेसर कौन रहे? तिमूर रहे। ठीक है ना, उनके सक्सेसर को क्या बोला गया? तिमूर बोला गया। तैमूर की डेथ कब हुई? 1404 में। इसका मतलब वो दो वंशजों को मिलाकर के एक एम्परर बना मुग़ल। ठीक है, मुग़ल एम्पायर बनी, मुग़लों के वंशज बने। माता की तरफ से जेंगिस खां जिनकी मृत्यु 1227 में हुई, और फादर की तरफ से मंगोल खां जिनके जो असेंडेंट थे वो कौन थे? सक्सेसर थे, तिमूर थे, जिनकी डेथ 1404 में हुई थी। ठीक है ना, तो जो रूलर था ईरान, इराक और आज के टर्की का। ठीक है ना, कहाँ तिमूर कहाँ का रूलर था? ईरान, इराक और मॉडर्न इंडिया, टर्की का। ठीक है, तो जो मुगल्स थे उनको मुग़ल और मंगोल नहीं कहा जाता। ठीक है ना, डिड नॉट लाइक टू बी, उन्हें पसंद नहीं था कि उन्हें क्या कहा जाए? मंगोल्स कहा जाए। और वो चंगेज़ खां की जो मेमोरी थी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मैस्केर वाली थी, यानी चंगेज़ खां ने भारत में आकर कितनी मतलब बुरी मारधाड़ करी थी, तो उसकी जो छवि थी भारत के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मार काट वाली थी। ठीक है ना, यानी मैस्केर वाली थी। और साथ ही वो उज्बेक के साथ भी रूल करते थे और मंगोल्स कॉम्पिटिटर थे। दूसरी तरफ जो मुगल्स थे, मुग़ल जो थे उन्हें तैमूर डायनेस्टी के रूप में प्राउड फील करते थे, यानी वो अपने पापा के वंशज तैमूर डायनेस्टी के रूप में अपने आप को प्राउड फील करते थे। ठीक है ना, तो उनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। कब बनाई थी? 1398 में। तैमूर ने दिल्ली पर अटैक किया था 1398 में, उसने उसको अपनी कैपिटल बनाया था। वो उसी के रूप में अपने आप को असेंड करना चाहते थे। अब क्या हुआ? पिक्टोरियली देखा गया तैमूर और उसको ही उन्होंने अपने आप को डिसिप्ट किया, अपने आप को तैमूर वंशज से ही लिंक किया। अब मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, बाबर जो था वो पहला मुग़ल एम्परर था। ठीक है ना, बाबर भारत का पहला मुग़ल एम्परर था जिसने रूल किया था 1526 से 1530 तक। केवल 4 साल का रूल इसका भारत में था और इसने ही भारत में मुग़ल एम्परर की नींव रखी थी। अब इसने सबसे पहले किसको जीता था? फरगना को जीता था। फरगना का रूलर था ये 1494 में। ठीक है ना, और वहाँ पे जब इसे फरगना का रूलर बनाया गया था 1494 फरगना का, तो उस समय ये केवल 12 साल का था, एकमात्र 12 साल का लड़का था जब ये फरगना का रूलर था। ठीक है ना, और इसे वहाँ पर उसके पूर्वजों ने वहाँ से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मंगोल्स ग्रुप्स ने क्या कर दिया था? इन्वेंशन कर दिया था। मंगोल ग्रुप्स पर किसने इन्वेंशन कर दिया? उज्बेक्स ने। उज्बेक के अटैक करने की वजह से फरगना से इसे वहाँ से छोड़ना पड़ा था, जिस पर ये राजा बना था 12 साल की उम्र में 1494 में। तो मूल रूप से ये कहाँ का निवासी था? फरगना का। उसके बाद इसने काबुल को जीता 1504 में। कब जीता काबुल को? 1504 में, यानी कि पूरे के पूरे 10 साल बाद इसने काबुल को
जीता 1504 में। उसके बाद ये 1526 में इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। कहाँ पे? पानीपत में, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत कहा जाता है, और दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया, यानी दिल्ली और आगरा को जीता। कुछ मुगल कैंपेन्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, हम नोटिस करते हैं एग्जाम, अफगान जो थे वो मुगल अथॉरिटीज़ के थ्रेट थे, यानी उन्हें मुगल अथॉरिटीज़ से डर लगता था, है ना। मुगल्स और अहोम्स और सिख और मेवार मारवाड़, उसके साथ ही हुमायूं का रिलेशनशिप साफिद ईरान के साथ में, और एनेक्सेशन ऑफ गोल्डा और बीजापुर, ये औरंगजेब के समय में हुआ था। ये कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे ब्लॉक्स में। कैनन्स जो थे वो इम्पोर्टेंट एडिशंस थे 16th सेंचुरी में, युद्ध के रूप में यूज़ किए जाने लगे थे क्या? कैनन्स। और बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इन कैनन्स का बहुत बखूबी से यूज़ किया, यानी तोपों का यूज़ किया। जो गन पाउडर की टेक्नोलॉजी है ये इंडिया के अंदर 14th सेंचुरी में आई थी, और पहले जो आर्म थे जिन्हें यूज़ किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीजन, वो कहाँ पर किया गया था? इनको गुजरात में, मालवा में। फायर आर्म्स को सबसे पहले यूज़ किया गया था गुजरात में, मालवा में, डेक्कन में, और किसने यूज़ किया था? बाबर ने 16th सेंचुरी में। और गन पाउडर टेक्नोलॉजी भी बाबर के द्वारा लाई गई थी। चार्ट को देखते हैं। सबसे पहला मुगल में बाबर का रूल कब से है? 1526 से 1530 तक। 1526 में बाबर ने क्या करा? इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि अफगान सपोर्टर था पानीपत के युद्ध में। 1527 में इसने राणा सांगा को हराया, जो कि एक राजपूत रूलर थे, और कहाँ के? खानवा से। कहाँ? खानवा पे हराया उन्होंने राणा सांगा को, इसीलिए इस युद्ध को नाम दिया गया है खानवा का युद्ध। राणा सांगा को हराया खानवा पर 1527 में। 1528 में उन्होंने राजपूत को हराया चंदेरी में, इसे बोला जाता है चंदेरी का युद्ध। तो 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा को हराया राजपूत रूलर, 1528 राणा सांगा को हराया राजपूत, फिर दोबारा से राजपूत को हराया चंदेरी में 1528 में। और दिल्ली और आगरा पे अपनी डेथ से पहले ये कंट्रोल कर चुका था। उसके बाद इनका बेटा हुमायूं रूलर बना। इसका 2 टेन्यूर्स हैं, बीच में ये शेरशाह से हार जाता है, इस वजह से बीच का टाइम टेबल इसमें से ये गायब हो जाता है। और उस समय रूल कौन करते हैं? शेरशाह रूल करते हैं, और उनके वंशज रूल करते हैं। फिर दोबारा से ये रूलर बनकर आते हैं। तो पहला जो टाइम है इनका वो है 1530 से 40, 10 साल करा, फिर दोबारा वापस आए 15 साल के बाद, और 1555 से 56 तक फिर रूल किया। तो हुमायूं जो है इसने अपनी अकॉर्डिंग, अपने फादर के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो इनहेरिटेंस थी वो ली। पापा के मरने के बाद ये राजा बने। इनके जो ब्रदर थे उनको भी प्रोविंस इन्होंने दिए। इनके ब्रदर का नाम क्या था? इनका जो ब्रदर था उसका नाम था मिर्ज़ा कामरान, ठीक है ना, जो हुमायूं से वीक था, और उसने अफगान से अगेंस्ट कंपटीशन भी किया था। शेर खान ने हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। इस युद्ध में, चौसा के युद्ध के अंदर हुमायूं को हरा दिया गया। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। का 1539 चौसा वॉर। उसके बाद कन्नौज का वॉर हुआ 1540 में। इसके द्वारा हुमायूं को मजबूरन ईरान भाग जाना पड़ा, ठीक है ना। कन्नौज युद्ध 1540, चौसा युद्ध 1539। दूसरा, ईरानियन हुमायूं जो था वो दोबारा से सफाविद शाह की मदद से दोबारा से उसने दिल्ली को जीता 1555 में। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही उसकी एक एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई, केवल 1 साल के लिए ही कर पाया। अकबर 1556 से 1605 तक का इनका रूल है। काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है इनका, लगभग 49 ईयर्स का टाइम पीरियड है इनका, ठीक है ना। अकबर जो था 13 साल का था जब वो राजा बना था, यानी अपने उसके दादा 12 साल का था जब राजा बन गया फरगना में, और अकबर 13 साल का था जब राजा बन गया था, ठीक है ना। और उसने अपने टाइम पीरियड्स को, अपने रूल पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है 1556 से 1570, यानी कि लगभग 14 साल का समय, 1556 से 1570। अकबर इस समय इंडिपेंडेंट नहीं था, ये एक प्रकार से रीजेंट बैरम खां की सहायता से क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे, और दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ की मदद से रूल कर रहे थे। इस समय इन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करे, किसके अगेंस्ट में? सूरीज के अगेंस्ट में और अफगान्स के अगेंस्ट में। साथ अपने नाइबरिंग किंगडम जैसे मालवा, गोंडवाना, इन सब से भी इन्होंने युद्ध करे, ठीक है ना। उन्होंने अपने सौतेले भाई यानी मिर्ज़ा हकीम से भी युद्ध करा। उसने रिवॉल्ट करा था मिर्ज़ा हकीम ने, और उज्बेक्स ने, इन दोनों ने, मिर्ज़ा हकीम और उज्बेक्स ने जब रिवॉल्ट किया था इनके सौतेले भाई ने, तो उन्होंने इस रिवॉल्ट को भी सप्रेस किया था, और मालवा, गोंडवाना, नेबरिंग किंगडम्स को भी जीतने की कोशिश की। 1568 में इन्होंने सिसोदिया जो कैपिटल थी चित्तौड़ की,
ठीक है ना, कि सिसोदिया जो कैपिटल थी चित्तौड़ की उसको उन्होंने जीत लिया 1568 में, और 1569 में रणथंभौर को जीत लिया। यानी ये पीरियड भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। 1568 में इन्होंने सिसोदिया चित्तौड़ को जीता और 1569 में इन्होंने रणथंभौर को जीता। फिर दूसरा टाइम पीरियड है इनका 1517 से 1585। इस समय इन्होंने किसको जीता? गुजरात को जीता। उसके बाद इन्होंने कंबाइन ईस्ट में किया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों चीज़ों को इन्होंने जीता। कब जीता? 1570 से 1585 के बीच में। पहले गुजरात और उसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा। 1579 एंड 1580 के बीच में मिर्जा हकीम ने फिर से रिवॉल्ट किया, ठीक है। फिर 1585 से 1605, यानी पहला टाइम पीरियड 14 साल का था, दूसरा वाला 15 साल का था, ठीक है, जिसमें इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा और गुजरात को जीता। फिर उसके बाद में 1585 से 1605, यानी ये वाला कार्यकाल इनका इससे भी बड़ा है। ये कार्यकाल कितने साल का है? 20 साल का। इसमें अकबर का एम्पायर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसने नॉर्थ वेस्ट में कंधार को जीता था सफाविद से, यानी कि उस समय अफगानिस्तान में एक जगह थी कंधार, उस पर कौन रूल कर रहे थे? सफाविद से रूल कर रहे थे। और सफाविद से इसको किसने जीता? कंधार को अकबर ने जीता, ठीक है ना। एक्सपेंशन कर रहा था वो रूलर अपना रूल्स वहाँ पर। कश्मीर को इन्होंने जीता, उसके साथ काबुल को जीता। जब मिर्जा हकीम की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने काबुल को कैप्चर कर लिया। डेक्कन में इन्होंने बरार को जीता, खानदेश को जीता और अहमदनगर को भी एनेक्ट कर लिया। यानी बरार, खानदेश और अहमदनगर को कब एक्सटेंड किया इन्होंने? 85 से 1605 के बीच में। जब लास्ट साल था अकबर के रूल का, उस समय प्रिंस सलीम ने क्या कर दिया था? इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इनके बेटे ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, जिन्हें बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था? 1605 से 1627 तक। ये अकबर के बेटे थे और इन्होंने क्या करा था? कैंपेन चलाया था। कहाँ पे? सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, चित्तौड़ को जिसने जीता था अकबर ने 1568 में, वो दोबारा से क्या करने लगे थे? रिवॉल्ट करने लगे थे। तो सिसोदिया रूलर के खिलाफ इन्होंने, जो कि मेवाड़ के थे, उनके खिलाफ में अगेंस्ट में कैंपेन चलाया। वहाँ का राजा कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या कर लिया था? फिर मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इनका जो सिखों के अगेंस्ट कैंपेन था वो थोड़ा कम सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उन्होंने सिख के बाद अहोम और अहमदनगर, इन पर भी, अहोम्स कहाँ पे था? नॉर्थ ईस्ट में था, और अहमदनगर कहाँ पे था? वेस्ट गुजरात के साइड में था। तो अहोम्स और अहमदनगर सिख्स के अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन किया। प्रिंस खुर्रम, ये इनके बेटे थे, जिनका नाम था बाद में जाके में पता चला शाहजहाँ, ठीक है ना। और नूरजहाँ जो जहांगीर की वाइफ थी, वो बहुत उनकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी मदद हुई कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद जहांगीर के बेटे शाहजहाँ, जिन्हें खुर्रम नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि जहांगीर को सलीम नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रूल किया 1627 से 1658 में। इन्होंने मुगल कैंपेन कंटिन्यू रखा डेक्कन में, ठीक है ना, जहाँ पे शाहजहाँ बोला गया इन्हें। अफगान के नोबल खां थे जहाँ लोधी, इन्होंने रिबेल किया और इन्होंने इनको हराया भी। कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया अहमदनगर में, बुंदेलास को हराया इसने, ठीक है ना। और चाहे एक जगह है उसको जीत लिया। नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने कैंपेन करा, बाल्क्स को हराया उज्बेक से, ठीक है ना, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहे। कंधार को इन्होंने खो दिया। कंधार जो कि इनके दादाजी ने जीत लिया था, कंधार, ठीक है ना। किससे जीता था दादाजी ने ये कंधार? कौन रूल कर रहे थे वहाँ पे? सफाविद। सफाविद से जीता था क्या? कंधार, अकबर ने, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 1632 में अहमदनगर को फाइनली जीत लिया और बीजापुर को भी जीत लिया। 1657 1658 एक साल का कन्फ्लिक्ट रहा शाहजहाँ का। औरंगजेब, उसके बाद इनके 3 बेटे थे औरंगजेब के अलावा। एक था दारा शिकोह को मार दिया गया। शाहजहाँ को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया, और उसकी बाकी की बची हुई लाइफ जेल में गई आगरा में, ठीक है ना। औरंगजेब इनके बेटे थे। औरंगजेब रूलर बने 1658 से 1707 तक। नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स को हराया, यानी अहोम्स जो नॉर्थ ईस्ट में थे उनको हराने वाले कौन थे? औरंगजेब 1663 में। उसके बाद इन्होंने 1680 में रिबेल करा इन लोगों ने दोबारा उनके, तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन चलाया। और यूसुफ फजाई और सिख्स, ये टेम्पररी इनके अगेंस्ट में सक्सेसफुल रहे, यूसुफ फजाई और सिख्स के अगेंस्ट में। मुगल ने इंटरवेंशन किया कहाँ पे? राठौर राजपूत मारवाड़ के रिबेलियन में भी इन्होंने, राठौर राजपूत मारवाड़ के रिबेलियंस में भी इन्होंने इंटरफेयर किया, ठीक है ना। कैंपेन इन्होंने चलाया। मराठा चीफ प्रिंस शिवाजी जो थे शुरुआत में सक्सेसफुल रहे औरंगजेब के समय में। औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट की और उन्हें आगरा में कैद कर दिया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया, ठीक है ना। लेकिन प्रिंस अकबर ने, जो कि औरंगजेब के बेटे थे, उन्होंने क्या करा? सपोर्ट मराठा और डेक्कन सुल्तान, मराठास का और डेक्कन सुल्तान का सपोर्ट लेकर के क्या कर दिया? वो भाग गए, उन्होंने रिबेल करा। और वो कहाँ पर भाग गए? सफाविद, ईरान में भाग गए। ईरान में कौन था? सफाविद की डायनेस्टी, जिससे कंधार जीता था अकबर ने, ठीक है। उस कंधार को शाहजहाँ ने खो दिया था, ठीक है। अकबर का रिबेलियन हुआ। अकबर के रिबेलियन के बाद में औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी डेक्कन सुल्तान में। क्यों? क्योंकि उसे पता था उसके बेटे के रिबेलियन में कौन मदद कर रहा है, एक तो मराठा और डेक्कन सुल्तान,
बीजापुर को इन्होंने जीत लिया 1685 में, गोलकोंडा को जीता पहले इन्होंने बीजापुर जीता 1685 में, फिर गोलकोंडा जीता 1687 में। फिर 1698 में औरंगजेब ने पर्सनली कैंपेन चलाया दक्कन में मराठास के खिलाफ। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट किए थे। औरंगजेब ने फेस किए बहुत सारे रिबेलियन। नॉर्थ इंडिया में सिख्स ने रिबेलियन किया औरंगजेब के समय, जाट ने किया विद्रोह, सतनामीज ने विद्रोह किया, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स ने किया और डेक्कन में मराठास में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चला। ये सारे जगह हैं जो समय थे। गुजरात है, मालवा है, गोंडवाना है, उड़ीसा है, बरार है, अहमदनगर है, बीजापुर है जिसको औरंगजेब ने 1685 में जीता था, 1687 में गोलकोंडा को जीता था, पटना है, बंगाल है, इलाहाबाद, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, आमेर, दिल्ली, पानीपत, अजमेर, लाहौर, श्रीनगर, कश्मीर, काबुल और ये कांधार। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मुगल जो थे वो रूलिंग ऑफ प्रीमोजेनिचर पे विश्वास नहीं करते थे। प्रीमोजेनिचर का मतलब क्या होता है, किसी एक ही व्यक्ति का रूल। वो सोचते थे प्रोमैनिचर में क्या होता था, जो सबसे बड़ा बेटा होता था यानी पिता का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही रूलर बनता है। कौन सी प्रक्रिया में, इसमें प्राइमोजेनिचर जो प्रक्रिया है इसमें जो हमेशा पापा का जो बड़ा बेटा होगा वही रूल करेगा। लेकिन इस पे मुगल्स जो तो विश्वास नहीं किया करते थे। वो कौन सी उस चीज़ को माना करते थे, मुगल्स जो थे वो तैमूरिड कस्टम को माना करते थे। उन्होंने तैमूर को ही तो माना था, उनको जेंगिस खान को तो माता के वंशज को तो उन्होंने मांगा ही नहीं था, जेंगिस खान वाले ट्रेडिशंस को। तो उन्होंने क्या माना था कि जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो क्या कर दिया जाएगा, बच्चों के बस सभी बेटों के मध्य बांट दिया जाएगा। वो इस पर विश्वास करते थे, ठीक है ना। अब क्या है, मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगल के जो रूलर्स थे उन्होंने कॉन्स्टेंटली कैंपेन चलाए थे, ठीक है ना। और जिस किसी ने भी उनकी अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया था उन्होंने उनके खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया था। मुगल जो थे बहुत पावरफुल थे बाकी अदर रूलर से, ठीक है ना। राजपूत जो थे इनका गुड एग्जाम्पल है, बहुत सारे राजपूत बेटियों से इन्होंने शादी करी और मुगल बहुत सारे फैमिलियर रहे। उन्होंने बहुत सारे राजपूत को क्या करा, अपनी जगह पर हाई पोजिशन दी, हाई पोस्ट दी। जो जहांगीर की माँ थी वो कौन थी, कछवाहा प्रिंस थी। जो बेटी थी राजपूत रूलर आमेर, यानी राजपूत रूलर थे, राजपूत रूलर के जो कहाँ के रहने वाले थे, राजपूत रूलर आमेर के थे, उनकी बेटी थी जो कछवाहा प्रिंसेस थी, वो थी जहांगीर की माँ यानी अकबर की पत्नी। उसके बाद में शाहजहाँ जो थे वो राठौर प्रिंसेस थे, क्योंकि उनकी जो वो किसकी थी, वो डॉटर किसकी थी, राजपूत रूलर मारवाड़ की, यानी इन्होंने शादी की थी उनसे, मुगल राजपूतों से, उन्होंने राजपूतों से शादी की, तभी तो ये उनके माँ और उनके बच्चे बने, ठीक है। तो सिसोदिया राजपूत जो थे वो कहाँ पर रूल कर रहे थे, मेवाड़ में कर रहे थे। उन्होंने मुगल अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया था काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन एक बार जब ये हार गए तो उन्होंने आदरपूर्वक मुगल्स के साथ में ट्रीटी करी, अपनी लैंड दी। उसके बाद में इन्होंने गिवन देयर लैंड्स, वतन और बैकर्स असाइनमेंट, उन्होंने फिर वापस अपनी लैंड दे करके वतन जागी के रूप में उसे अपनी लैंड को अपना लिया। फिर उन्होंने डिफीट किया, लेकिन उन्होंने ह्यूमिलेट नहीं किया, मुगल्स ने इनको ह्यूमिलेशन नहीं किया हराने के बाद में, बल्कि इनको उनकी जगह पर रूल करने की परमिशन दे दी। औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट करी तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, मुगल अथॉरिटी पे इसको क्वेश्चन करने लगा, लेकिन उन्होंने इससे पहले वाले मुगल रूलर्स ने ऐसा नहीं किया था। हराने के बाद उनकी इंसल्ट नहीं की थी, बल्कि उनको उनकी रूल करने के लिए मुगल अथॉरिटी को मान लें वो, और फिर दोबारा अपनी लैंड पर रूल कर सकते हैं, परमिशन उन्होंने दे दी थी। एम्पायर जैसे ही एक्सपेंड होने लगा, डिफरेंट रीजंस थे। मुगल्स जो थे उन्होंने क्या करा, बहुत सारी बॉडीज से, पीपल से रिक्रूटमेंट किया, ठीक है ना। जो टर्किश नोबल से तुरानी जिन्हें बोला जाता है उनको उन्होंने इंक्लूड किया, ईरानी, इंडियन, मुस्लिम, यानी उनकी सेना में ईरानीज भी थे, तुरानीज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, अफगान्स भी थे, राजपूत भी थे, मराठा भी थे, ठीक है ना। इन सब ने मुगल सर्विसेज को ज्वाइन किया था और मनसबदार को इनरोल किया था। जो मनसबदार था वो एक इंडिविजुअल था, उसका एक नाम, मनसबदार क्या होते थे, मनसब को बोला जाता था। जैसे कि मनसब का मतलब है कोई पोजीशन या फिर कोई रैंक, ठीक है ना। ये ग्रेडिंग सिस्टम होता था, जैसे फर्स्ट रैंक है, ठीक है ना, तो सैलरी, तीसरा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रैंक और सैलरी जो थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू से डिटरमाइन की जाती थी। जाट का मतलब क्या होता था कि किसी व्यक्ति पे कितना जाट है, मतलब उस व्यक्ति की क्या रैंक है और कितनी उसको सैलरी मिलती है। जैसे आज के टाइम पे जनरल है तो जनरल के नाम से पता चल जाता है इस व्यक्ति के टाइटल जनरल है, तो उसका मतलब उसकी सैलरी भी बहुत होगी। तो किसी व्यक्ति की रैंक और किसी व्यक्ति की जो सैलरी है, ठीक है ना, वो बता दिया करती थी, क्या बताती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जाट बोला जाता था उसको। और रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्स तीनों से डिस्क्राइब किया जाता। जिसका जाट हायर होता था उसकी नोबल प्रेस्टेरिसिस भी बहुत ज़्यादा होती थी और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती थी। मनसबदार जो होते थे उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जब कभी भी राजा को जरूरत पड़ेगी ये अपनी सेना लेकर के राजा की मदद करने के लिए जाएंगे। और मनसबदार को परमिशन होती थी घोड़ा रखने की, घोड़े मतलब कि ये कैवलरी मैन यानी घोड़ा चलाने वाले भी हुआ करते थे। और इनके जो घोड़े होते थे वो ब्रांडेड होते थे, उनके ऊपर निशान लगा हुआ होता से पता चल जाता
बताती थी कि ये राजा का ही ब्रांडेड घोड़ा है, कोई और नहीं है। उनको सैलरी के रूप में पेमेंट भी मिलता था। जो मनसबदार होते थे, अब इससे आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। जब तक इस चैप्टर को पढ़ो, रिवीजन करो।